नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम का नेक्स्ट टॉपिक पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो कर का पेमेंट जिसके अंतर्गत विपरीत प्रभार सहित कर भी सम्मिलित होगा, इस कर के भुगतान के संबंध में जो है वो क्या प्रावधान है, किस प्रकार से भुगतान होता है, ये सब बातें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो प्रत्येक पंजीकृत करदाता होता है उसे हर महीने जो है वो जैसे मंथली एक रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है तो उस मंथली रिटर्न के अंदर वो जो भी रिटर्न फाइल करता है उसके बेसिस पर जो उसकी आपूर्ति की गई आपूर्ति पर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से उसके द्वारा ली गई आपूर्ति या आवक आपूर्ति पर बनने वाली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है वो माइनस करने के बाद उसकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी होती है उसको उसे भुगतान करना पड़ता है। तो वो उसका नेट लायबिलिटी होती है, वो दायित्व होता है जो कि सरकार के पास जमा कराने का दायित्व उसका होता है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में इसमें एक प्रक्रिया इस तरीके की बनाई हुई है कि जीएसटी के कोई भी पेमेंट जब होता है तो ऐसा है कि ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो पेमेंट तो बैंक के माध्यम से ही होता है, वो पैसा तो बैंक में जमा ही करवाया जाता है और फिर जब बैंक में पैसा जमा करवाया जाता है तो उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो है वो बैंक एक विशेष प्रकार, जैसे चालान से मान लीजिए बैंक में जमा करा दिया, लेकिन एक प्रक्रिया होती है उसके अधीन बैंक से एक स्टेटमेंट, एक नंबर सहित एक जो है वो चालान स्टेटमेंट जारी होता है और वो जब जारी करता है बैंक, उसके बाद में उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जो कैश जो लेजर है उसमें वो राशि डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पर सारी जो जीएसटी के भुगतान संबंधी पूरी प्रक्रिया को पेमेंट संबंधी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए 3 प्रकार के रजिस्टर या खाता बहिया मेंटेन की जाती है। सबसे पहली जो मेंटेन की जाने वाली जो बुक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व खाता बही, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर कह सकते हैं। ये जो टैक्स लायबिलिटी लेजर होती है, एक तो ये होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये 3 प्रकार की जो है वो खाता बहियां इसके अंतर्गत मेंटेन की जाती हैं। सबसे पहली अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व खाता बही होती है, ये एक्चुअल में हम यूं कह सकते हैं कि जो भी टैक्स लायबिलिटी किसी करदाता की, पंजीकृत करदाता की जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है, जितना कर उसके ऊपर बनता है, जितना अर्थदंड, ब्याज, जुर्माना या कोई फीस या अन्य कोई भी प्रकार का दायित्व जब उसके ऊपर उत्पन्न होता है तो वो सारी लायबिलिटी, जिसको हम ग्रॉस लायबिलिटी कहेंगे, वो सारी लायबिलिटी इस खाते के डेबिट में लिख दी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो है वो क्या हुआ, एक तरह का डेटर हुआ उसका गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट उससे मांगती है। हम ये कह सकते हैं किस रूप में, वो टैक्स के रूप में, वो उसके इंटरेस्ट के रूप में या अन्य किसी पेनल्टी, फीस या अदर लायबिलिटीज के रूप में जो राशि उसके द्वारा दे होती है उसको एक तरह से ये एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है या लेजर मेंटेन की जाती है, जो कि फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 में संधारित होती है और इसमें करदाता देय सभी राशियों को डेबिट की जाती है। तो वो राशियां सभी डेबिट की जाती हैं इस रजिस्टर के अंदर। पहली बात तो ये होती है। दूसरी ये है, इस रजिस्टर या इस खाता बही के डेबिट में कुछ कौन कौन सी आने वाली राशियां होती हैं और क्रेडिट में की जाने वाली कौन कौन सी राशियां होती हैं, ये हमें पता हो जाना चाहिए।
तो डेबिट के अंदर इसके अंदर जो राशि लिखी जाती है उसमें सबसे पहला तो जो है वो रिटर्न के आधार पर उसके द्वारा जो देय कर है, ब्याज है, विलंब शुल्क है, अन्य कोई देय राशि है, मतलब जितना आउटपुट टैक्स बनता है वो टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई, उस पर कोई इंटरेस्ट हुआ, कोई पेनल्टी हुई, कोई फीस या अदर कोई लाइबिलिटी हुई, तो वो सब राशि एक तो इसके डेबिट में लिखी जाती है। इसी प्रकार से यदि उचित अधिकारी ने किसी भी कानून के अंतर्गत या किसी प्रक्रिया के पालना के अधीन उसके ऊपर कोई कर या ब्याज की राशि निर्धारित की है तो वो आ जाती है। धारा 42, 43 या 50 के अंतर्गत जब मिसमैच हो जाता है, मिसमैच का मतलब अपन समझते हैं ना चित्र से कि भाई रिटर्न जिससे आपूर्ति ली गई है उस आपूर्तिकर्ता ने जो रिटर्न दाखिल की और स्वयं उस व्यवसायी ने जब अपना जो है अपनी रिटर्न दाखिल की है आपूर्ति लेने के बाद, तो वो दोनों रिटर्न मिलने पर ही जो व्यवसायी होता है उसकी ली गई आपूर्ति पर आईटीसी उसको अवेलेबल होती है। मान लीजिए उसने आईटीसी ले ली लेकिन बाद में उसकी जो है वो मिसमैच हो गया या लायबिलिटी नहीं हुई, तो फिर ली गई आईटीसी होती है वो वापिस उसको डेबिट कर दी जाती है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा जो है ब्याज की कोई भी राशि जो समय समय पर देय होती है वो, तो कुल मिलाकर के एक ही बात इसमें इंपॉर्टेंट हुई है कि किसी भी प्रकार की लायबिलिटी अगर उसके ऊपर अराइज हो जाती है, किसी नोटिस के फलस्वरूप हो या किसी अधिकारी द्वारा किसी निर्धारण के फलस्वरूप हो, है ना, या स्वयं के निर्धारण के फलस्वरूप हो, तो वो सब जो है वो उसके डेबिट में कर दी जाती है। तीसरी बात, इसके क्रेडिट में की जाने वाली मदें कौन कौन सी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मदें, इनको अपने को ध्यान करना चाहिए। इसके क्रेडिट के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसके डेबिट में की जाने वाली समस्त राशियों का योग 1 लाख रुपए होता है, तो अब इस 1 लाख रुपए की उसकी लाइबिलिटी है जिसको उसको भुगतान करना है। अब इस 1 लाख रुपए की जो टोटल लाइबिलिटी उसकी बनती है उसमें से मान लीजिए उसकी जो है वो 70,000 रुपए की उसको आईटीसी मिल जाती है, तो और बाकी 30,000 रुपए उसको कैश को जमा कराने पड़ते हैं। तो अब इस जो खाता बही की क्रेडिट की जाने वाली मदें होंगी वो कौन कौन सी होंगी, मोटे तौर पर इसके हम दो कह सकते हैं। एक तो कौन सी, जो कि जो धारा 49 के प्रावधानों की पालना में नियम 2 के अनुसार रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आउटपुट टैक्स की राशि में जो मतलब जितने अपन डेबिट करते हैं वो आउटपुट की राशि से डेबिट करके उपयोग में की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट से। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रयोग की जाती है उस आउटपुट टैक्स के लिए, है ना, यहां पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से उसको डेबिट नहीं किया जाता है। इनपुट क्रेडिट जो लेजर है उसको आईटीसी लेजर को जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से डेबिट नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जो आउटपुट जो टैक्सेबल जो है कर योग्य जो आपूर्ति की गई उस पर जो जितनी आईटीसी बनती है उस आईटीसी से उसको डेबिट किया जाता है, नंबर 1। दूसरी जो बात है वो धारा 49 के प्रावधानों की पालना में ही हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो क्रेडिट लेजर से जितनी क्रेडिट मिली वो, दूसरी जितनी की उसको जो है वो बाकी राशि जो है वो उसको कैश लेजर में डेबिट करके की जाती है, जो कि उसने भुगतान किया है, कैश के रूप में भुगतान किया है। जैसे मैंने आपको बताया 70,000 रुपये उसने वो किया और 30,000 रुपये उसने बाकी जो अर्धदंड जुर्माने के रूप में या कैश के रूप में भी उसने टैक्स के रिमेनिंग टैक्स अमाउंट को उसने कैश जमा करवाया। तो जो कैश जमा करवाई है रिमेनिंग अमाउंट है वो भी अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसी जो राशि होती है उसको जो है वो इसके अंतर्गत इस इलेक्ट्रॉनिक जो ये है लाइबिलिटी लेजर है उसके जमा की जाती है। तो जो राशि कुल मिला के दोनों ही बातें हुई कि एक तो क्रेडिट लेजर के अंदर तो डेबिट की जाती है, वो राशि तो आईटीसी की होती है, और उतनी ही राशि से जो है वो लाइबिलिटी रजिस्टर को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से बाकी राशि जो कैश पेमेंट करता है उससे जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है उसको वो डेबिट करता है, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को भी क्रेडिट कर देता है।
तो ये दो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बातें हैं। इसके अलावा भी इसके क्रेडिट में जो किया जाता है, यानी इसको जमा किया जाता है, इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति जो करदाता है उसी को जमा करना होता है एक तरह से, है ना, करदाता को ही जमा करना होता है, क्योंकि करदाता उसके लिए डेटर की तरह होता है, ऋणी की तरह होता है मानता, तो वो जो पैसा देगा उससे उसको जमा कर दिया जाएगा, उसकी क्रेडिट से उसको जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और इसमें और है कि धारा 51 के अंतर्गत तो टीडीएस काटता है जब वो किसी को आपूर्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है आपूर्ति करने वाला बात नहीं है। जब वो किसी से आपूर्ति लेता है, तब लेता है तो पैसे पेमेंट करेगा उसको, तो वो जो पैसे पेमेंट करेगा उसमें से वो कुछ राशि है वो टीडीएस के रूप में जहाँ टैक्स होता है, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ स्थितियों के अंतर्गत वो आपूर्ति लेता है तो उसको टैक्स एट सोर्स काटना होता है। इसी तरीके से जो है वो सेक्शन 52 के अंतर्गत उसको टीसीएस है, जैसे जो है इको जो होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, वो कुछ टैक्स है वो जो आपूर्तिकर्ता जो होते हैं उनसे वो कलेक्ट करता है। तो ऐसी टीसीएस जो है उसकी या कोई विपरीत प्रभार के अंतर्गत कोई टैक्स है वो भुगतान किया गया है, या धारा 10 के अंतर्गत, जैसे जिसके अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत भी कर ब्याज जुर्माने वाली जो राशि है इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाते को डेबिट करके और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ये कुछ चीजें और आ गई जिसके अंतर्गत जो ऊपर वाली ए और बी जो थे उनके अलावा ये जो राशियां होती हैं वो भी इसको क्रेडिट की जाती हैं, क्योंकि वो भी टैक्स के रूप में ही उससे राशि है वो एक तरह से टैक्स की लायबिलिटी को ये कम कर देते हैं उसके, क्योंकि उतनी राशि वो ऑलरेडी टैक्स की जमा हो चुकी होती हैं, तो उतनी राशि से वो उसके खाते को जमा कर दिया जाता है। और इसके बाद में अगली बात जो है वो कोई भी न्यायिक प्रकरण में मान लीजिए उसको कोई रिलीफ मिलती है तो वो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी के लिए काम में आती है, तो उसको भी क्रेडिट कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के इसके क्रेडिट पक्ष में वो सभी राशियां लिखते हैं जो कि उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देती हैं। और कोई भी उचित अधिकारी ने यदि कोई डिमांड नोटिस जो है वो उसके फलस्वरूप जो जमा कराई राशि को वह खाता में क्रेडिट की जाती है। तो कोई भी मान लीजिए उसने राशि किसी भी रूप में जमा कराई हो वो क्रेडिट की जाती है। तो ये क्रेडिट की जाने वाली कुछ आइटम्स हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने हैं कि वो किसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को वो क्रेडिट की जाती है। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो आती है, जैसे अपने जो है इसमें एक बात ये तो एक केवल इस सूचना के लिए कि भी केवल मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कोई कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में वो कहता है कि आपने ज्यादा कर दिया और इसमें तो इतनी टैक्स लायबिलिटी है, कोई मान लीजिए इस तरीके की कोई डाउट होते हैं और वो कहता है कि नहीं मेरा क्लेम सही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो उसको सूचना देना है, वो उस अधिकारी को एक निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत उसको सूचना देगा। तो ये सब चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में है। कुल मिलाकर के लायबिलिटी रजिस्टर के मतलब इतना ही हुआ कि जितनी लायबिलिटी उसकी बनती है उतनी तो उसको नाम लिख दिया जाता है, फिर वो जमा उसको दो तरीके से मुख्य रूप से किया जाता है। एक तो ऐसा कि जो कि उसने उसको जो आईटीसी जितनी मिलती है, जितनी देय है, उसको स्वीकृत है, स्वीकार्य है, उतनी आईटीसी जो है उससे आईटीसी वाले रजिस्टर को या खाता बही को तो डेबिट कर देता है, लेकिन इसको जमा कर देता है, और बाकी जो कैश पेमेंट करता है उससे भी इसको जमा कर देता है और कैश रजिस्टर को डेबिट कर देता है। तो ये कार्रवाई जो होती है इसमें ये होती है। दूसरी जो खाता बही इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसा मैंने अभी आपको अपने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होती है ये वास्तव में ऐसी जो होती है वो आईटीसी को स्वीकार्य अस्वीकार्य करने वाली बात होती है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो है वो पीएमटी जीएसटी पीएमटी 02 जो फॉर्म है उसके अंतर्गत इसको संधारित किया जाता है। और इसके जो मुख्य रूप से इसके जो जमा पक्ष के अंदर जो जाने वाली जो राशियां होती हैं उनको अपने को ध्यान में रखने की है। अपन जानते हैं चित्र से कि किसी भी प्रकार की जो आवक आपूर्ति होती है, जिसको हम कहते हैं कि जो इनवर्ड सप्लाई होती है, उसके ऊपर जितने भी टैक्स का भुगतान किया जाता है वो समस्त टैक्स होता है वो इसके जमा पक्ष में लिख दिया जाता है। ये तो सबसे पहली बात हुई कि भाई कोई भी प्राप्त आपूर्ति पर चुकाई गई राशि को तो होता ही है। इसी प्रकार से कोई आईएसडी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये अपनी ब्रांचेस को, अपने जो व्यवसायी को जो अपने यहाँ ली गई सेवाओं की
जो आईटीसी उसने चुकाई उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो भी चूंकि उसके खाते में जमा हो जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो पहले टैक्स लिमिट में नहीं था और अब अगर उसको जीएसटी के दायरे में आ जाता है और 30 दिन के भीतर वो अपने यहाँ पंजीयन के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो जिस दिन वो इस सीमा के अंतर्गत आता है उस दिन का जो स्टॉक होता है उस स्टॉक के अंदर शामिल जितने भी इनपुट टैक्स होता है उसकी क्रेडिट भी उसको जमा में लिख दी जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन योजना से नॉर्मल जीएसटी के अंतर्गत आ जाता है तो उसके लिए भी यही नियम लागू होता है कि उसके जो स्टॉक होता है उसमें शामिल जितनी भी इनपुट टैक्स होती है उसको यहाँ पर इस रजिस्टर के क्रेडिट में कर दिया जाता है, इस खाताबाई के क्रेडिट में लिख दिया जाता है। इसी तरीके से रिवर्स चार्ज के अंतर्गत यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है वो जो आपूर्ति ली है उसके ऊपर उसने अगर टैक्स है वो सरकार के खाते में जमा करवाया है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कंपोजिशन से लिया या अनरजिस्टर्ड से लिया, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो खुद जो जीएसटी बनेगा उसके ऊपर वो खुद पेमेंट करेगा और उसकी आईटीसी लेगा, तो उसकी राशि भी जमा कर दी जाती है। इसी के अलावा कोई मर्जर को डीमर्जर हुए हों और ऐसी स्थिति में किसी बायर को अगर पेमेंट किया गया हो या हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसफर की गई हो आईटीसी, तो वो आईटीसी भी उसके क्रेडिट में लिख दी जाती है। इस तरीके से ये इसके क्रेडिट की जाने वाली मदें होती हैं जो उसके क्रेडिट में लिख दी जाती हैं, और इसी प्रकार से इसके डेबिट में की जाने वाली जो मदें होती हैं उनके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि डेबिट में तो इसके रजिस्टर में कुल मिलाकर के जितनी क्रेडिट जमा हुई है उसमें से वो क्रेडिट डेबिट की जानी है जो कि वास्तव में स्वीकार्य होती है। तो वो जो वास्तव में स्वीकार्य होती है वो कौन सी होती है, कोई भी उसने कर योग्य यानी टैक्सेबल जो आपूर्ति की है उसने उस टैक्सेबल आपूर्ति के ऊपर यानी कर योग्य आपूर्ति जितनी की गई है उसकी जो आईटीसी थी वो डेबिट की जाएगी। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्थिति में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डेबिट नहीं किया जाता है, बल्कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से संबंधित जो आईटीसी होती है उसको डेबिट किया जाता है। एक बात। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये होती है कि जो पूंजीगत सामान होता है, चूंकि पूंजीगत सामान के आगे आपूर्ति तो होती नहीं है, तो पूंजीगत सामान की जो आईटीसी होती है वो भी उसको अवेलेबल होती है, तो उसका कितना पार्ट जो उसको डेबिट किया गया होता है वो हम लिखते हैं, क्योंकि उसका एक नियम बना हुआ है कि भाई 5 साल की उसकी अवधि मानते हुए 5 का डिवाइड करते हुए फिर अवधि के हिसाब से, तो वो जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके हिसाब से उसकी जितनी भी आईटीसी होती है उसको इस खाते के डेबिट में लिखा जाता है। और इसी प्रकार से यदि कोई क्रय वापसी में कोई शामिल इनपुट है, यानी जब क्रय किया गया तो फिर क्रय वापस कर दिया तो आईटीसी को रिवर्ट कर दिया जाएगा, तो वो राशि भी इसके डेबिट में कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो उपयोग में कर जमा को कर निर्धारण पर निरस्त करने पर निरस्त जमा की राशि तक भी ये राशि ली जाएगी। यानी कोई कर जमा को जो है वो उपयोग में कर लिया है लेकिन उसके बाद में इसके क्रेडिट में की जाने वाली क्रेडिट में लिखी जाने वाली राशि अपन देख रहे हैं ना, तो क्रेडिट में ये सब चीजें लिखी जाती हैं। पूंजीगत सामान पर उपयोग की इनपुट कर जमा राशि से डेबिट में, क्रेडिट वाली तो अपन ने लिखी दिया था ना कि जितनी वो ली गई आपूर्ति पर। अब डेबिट के अंदर एक तो ये है कि जैसे जावक आपूर्ति था, जावक आपूर्ति के मतलब आउटवर्ड सप्लाई भी कौन सी टैक्सेबल, तो टैक्सेबल जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसके ऊपर जितनी आईटीसी बनती है वो। इसके अलावा क्रय वापसी में शामिल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो, और उपयोग में की गई कर जमा को कर निर्धारण पर निरस्त करने पर निरस्त जमा की राशि तक उसको डेबिट कर दिया जाएगा। मेल न खाने से वापस हुई कर जमा से, अब ठीक है आपने टैक्स क्रेडिट ले ली, तो जो टैक्स क्रेडिट ले ली तो मतलब उतनी टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के अंतर्गत आपने आईटीसी में जमा कर दिया उसका आईटीसी आपके लेजर में जमा कर दिया उसको। अब जमा कर दिया तो अगर वो मान लीजिए निरस्त हो जाती है, वो मेल नहीं खाता है, तो वापस उसको डेबिट करो। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए क्रय पर आप जो क्रय किया या आवक आपूर्ति की तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्रय वापसी की तो वापस डेबिट करो। इसी तरीके से यदि कोई प्राप्त आपूर्ति की बीज की तिथि से 1 वर्ष के भीतर की अवधि का पार है, यानी जिसको हम टाइम बार्ड कह सकते हैं, जिसके ऊपर वो लैप्स हो गई, उसकी 1 साल तक आप उसकी आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी के 1 साल के बाद में अलाउड नहीं होती है बीजक की तिथि से। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की अगर कोई आपूर्ति हुई है तो ऐसी जो आईटीसी होती है वो भी लैप्स हो जाती है, इसलिए उसको वापस डेबिट कर देते हैं।
यहां कहने का मैं मतलब है कि यहां हम क्या करते हैं कि जितनी भी आईटीसी क्रेडिट में लिखी गई है, जितनी भी आईटीसी हमने जमा की है, अभी उपयोग नहीं किया उसका, उसकी जमा की है अपने क्रेडिट लेजर के अंतर्गत, उसमें से कितनी रिवर्ट हो जाती है, कितनी कैंसिल हो जाती है, कितनी उपयोग हो जाती है, ये सब चीजें हम डेबिट के अंदर कर देते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है। इसी तरीके से कई बार क्या शून्य दर आपूर्ति है। अब शून्य दर आपूर्ति के ऊपर कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो बनती नहीं है, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, उसमें शून्य दर से क्या लगता है। तो ऐसे आपूर्ति से संबंधित जो आईटीसी होती है वो अवेलेबल होती है, इसलिए उसको हम डेबिट कर देते हैं। यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी अपने को यह देनी चाहिए कि किसी भी सूरत में जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, यानी जिसको हम करमुक्त आपूर्ति करते हैं, पूर्णतः करमुक्त आपूर्ति जो की जाती है, जिस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, जीरो रेटेड वाले नहीं, पूर्णतः करमुक्त आपूर्ति जो है वो, या किसी आपूर्ति कोई इस तरीके का कोई यूज है जिसको हम नॉन बिजनेस यूज या प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए उस सामान को ले लिया और उसके आईटीसी जो है वो आप लेना चाहते हो, इसका उपयोग करना चाहते हो, तो वो डेबिट में उसकी प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। यानी हम डेबिट में कौन सी लिखते हैं, कौन सी आईटीसी लिखते हैं, जिस आईटीसी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है टैक्स के भुगतान में, जिसका यूज किया करते हैं, टैक्स के भुगतान में जिसका यूज करते हैं, हम केवल वही आईटीसी इसको डेबिट में लिखते हैं। एक तो जिसको भुगतान में ले लिया उसको डेबिट में लिखते हैं, और इसके अलावा जो आईटीसी हम क्रेडिट कर चुके लेकिन वो निरस्त हो जाती है, उसको क्रेडिट नहीं करना है, तो वो हम डेबिट में लिखते हैं। तो ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जमा की पूर्ति के नियम क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपने को ध्यान में करना है कि जमा की पूर्ति के कौन कौन से नियम अपन ध्यान में करने चाहिए। जमा की आपूर्ति का मतलब, यहां पर जमा की पूर्ति के नियम का मतलब है कि यहां पर जो है वो सेट ऑफ क्रेडिट कैसे करते हैं। जैसे अभी अपन ने कहा कि क्रेडिट जितनी होती है वो आईटीसी रजिस्टर के अंदर क्रेडिट में होती है। अब उसको डेबिट करने की बात आती है कि भी उसको कितनी कितनी राशि उसके अंदर अपन डेबिट कर सकते हैं, और उसका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि भी जितनी है उतनी अंधाधुंध तरीके से अपन उसको यूज कर लें। तो जितनी भी आईटीसी होती है उसके यूज करने के कुछ क्रम बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर जो होता है, इसके डेबिट और क्रेडिट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के कॉलम होते हैं। डेबिट में भी होते हैं, क्रेडिट में भी होते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो सब शीर्षक, सब हेडिंग्स होते हैं, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, फीस के, अदर्स, इस तरीके के। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी यही शीर्षक और उपशीर्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी ये शीर्षक होते हैं, ये भी अपन जानते हैं इसी तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी प्रकार की इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब सेट ऑफ किया जाता है, तो जो टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर होता है उसमें भी आउटपुट टैक्स जो लायबिलिटी या जो है वो डेबिट और क्रेडिट के अंतर्गत जो है वो सेम कॉलम इसी तरीके के होते हैं, शीर्षक और उपशीर्षकों में बटी भी होती है। तो जब कोई टैक्स लायबिलिटी का जो है वो सेट ऑफ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अभी अपन ने देखा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो जमा राशि होती है, जब उसको प्रयोग करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो यानी इनपुट जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसको तो अपन डेबिट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है उसको हम उतनी राशि से क्रेडिट कर देते हैं, यानी उसकी लायबिलिटी को जमा कर दिया जाता है, वो लायबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो ये कार्रवाई जो है वो इस कार्रवाई को हम सेट ऑफ करना या पूर्ति करना कहते हैं। यानी किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में किसी आईटीसी को एडजस्ट कर लेना ही आपूर्ति कहलाता है। तो ये आपूर्ति करने का एक क्रम होता है जो आपको बताया हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसको डेबिट केवल और केवल जो टैक्सेबल, जो कर योग्य आपूर्ति पर बनने वाली जो आईटीसी होती है उसी को हम इसको डेबिट करते हैं। यानी केवल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही हम डेबिट में लिखते हैं। किसी भी सूरत में
अन्य कोई राशि जैसे अर्थदंड, ब्याज, जुर्माना, फीस, कोई राशि, देय राशि को हम डेबिट में नहीं लिखते हैं। टैक्स जो ये रजिस्टर है इसके अंतर्गत, यानी जो ईसीआर इनपुट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके डेबिट में नहीं लिखी जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखने की है, केवल टैक्सेबल जो सप्लाई है उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वही डेबिट में करते हैं। इसके अलावा इसके जो क्रम होता है उसके अंदर ध्यान रखना कि सबसे पहले हम जैसे आईजीएसटी होती है उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी को हम सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। इसके बाद में भी यदि कोई आईटीसी बच जाती है तो फिर उसको सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, और फिर भी यदि कोई आईजीएसटी बच जाती है, आईटीसी बच जाती है, तो उसको एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। पहला दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया। और तीसरी बात इसके अंतर्गत ये होती है कि यदि कोई सीजीएसटी वाली बात आती है कि सीजीएसटी की कोई कर जमा है जिसको अपन आईटीसी कहते हैं, तो सबसे पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद में भी यदि कोई सीजीएसटी बच जाती है तो उसको जो है वो आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर लेंगे। ये इसका तीसरा पॉइंट रहा। और इसी भी प्रकार से यहां पर एक बात और ध्यान में रखना, किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में जो सीजीएसटी है उसकी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है सीजीएसटी की, उसका उपयोग किसी भी सूरत में एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के भुगतान के लिए नहीं कर सकते, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के। और इसी तरीके से एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने के लिए उसका उपयोग है या पूर्ति करने के लिए उसका उपयोग जो है वो पहले सबसे पहले एसजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी के लिए करेंगे। उसके बाद में भी यदि बचता है तो फिर उसको आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के भुगतान में करेंगे। और किसी भी स्थिति में किसी एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में नहीं किया जा सकता। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई इसमें। यदि क्रेडिट खाता बही में कोई अंतर, कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो एक निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत वो और उचित अधिकारी को अपनी याचना प्रस्तुत करेगा, अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। उसके लिए उचित अधिकारी को ये पोर्टल के ऊपर देगा सूचना इस प्रकार की। और तीसरा रजिस्टर, इंपॉर्टेंट रजिस्टर आता है। जैसे अपने कहा जितनी लायबिलिटी उसको सेट करने के लिए दो रजिस्टर और दो खाता बही है, और एक अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इस कैश लेजर के क्रेडिट में क्या होता है और डेबिट में क्या होता है, हमें ध्यान रखने की बात है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है वो वास्तव में किसी उस पंजीकृत करदाता के बैंक में खुले हुए खाते की तरह होता है। ये बैंक में खुले हुए खाते की तरह होता है। और इस रजिस्टर में एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराता है तो उसमें जैसे चालान नंबर वगैरह जारी होने के बाद में बैंक अपना एक अलग चालान जारी करता है, और वो उसके जारी करने के बाद में ही उसके जो राशि उसने बैंक में जमा कराई थी वो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के अंतर्गत जाकर के जमा हो जाती है उसके क्रेडिट बॉक्स में। तो ये एक तो बात ये हुई कि उसके क्रेडिट पक्ष में जो होगा वो इसको पोर्टल के ऊपर जितनी जीएसटी पोर्टल में खुले है ना उसमें राशि जमा कर देता है। और इसके अलावा कोई रिफंड की राशि भी उसके जमा हो सकती है। ये सब फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05 के अंतर्गत एक खाता बही है वो रखी जाती है। इसके क्रेडिट पक्ष के अंतर्गत क्या क्या राशि होती है, चूंकि एक बैंक अकाउंट की तरह होता है तो बैंक अकाउंट में जैसे जमा कराते हैं वैसे ही जो ही पैसा जो होता है वो कोई भी चीज से रिलेटेड पैसा हो सकता है। वो पैसा जितना जमा किया जाएगा कैश द्वारा, चेक द्वारा, डीडी के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, आरटीजीएस या नेफ्ट के द्वारा, किसी भी प्रकार का जब फॉर्म ऑफ पेमेंट हो सकता है उसके द्वारा उसके जो है वो जो पैसा जमा कराया जाएगा। तो जितना पैसा बैंक में उसने जमा करवाया है उतनी राशि उसके खाते में जमा कर दी जाएगी, यानी ये राशि जमा की जाएगी उसके क्रेडिट पक्ष में आ जाएगी एक तरह से। दूसरी बात, यदि कोई टीडीएस और टीसीएस है तो वो भी उसके खाते में जमा हो जाएंगी, और कोई रिफंड की राशि है तो वो भी उसके खाते में जमा हो जाएगी। अब डेबिट पक्ष की आने वाली कौन कौन सी मदें होती हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अपने को देख लेनी चाहिए कि जो 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 इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है उसके डेबिट में क्या जाएगा। क्योंकि हमने देखा क्रेडिट में तो क्या है, जितनी बैंक में पैसा जमा कराया वो सारा क्रेडिट में आ गया, कोई रिफंड मिला वो क्रेडिट में आ गया।
टीडीएस टीसीएस की कोई राशि उसने कलेक्ट की, वो क्रेडिट में आ गया। लेकिन उसके डेबिट में क्या आएगा, उसके डेबिट के अंदर जो है वो मुख्य रूप से कोई ऐसी राशि आएगी, जैसे अभी अपने देखा था कि लायबिलिटी रजिस्टर के अंतर्गत जो राशि लायबिलिटी बनती है उसको दो तरीके से उसको सेट किया जाता है। एक तो जो है वो क्रेडिट लेजर के में डेबिट करके और आईटीसी को सेट ऑफ करने के रूप में, और दूसरा यदि उतनी आईटीसी नहीं है तो बाकी कैश का पेमेंट करके किया जाता है। तो वो जो कैश का पेमेंट किया जाता है वो किसी भी प्रकार का कर हो सकता है, कोई भी ब्याज हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, फीस हो सकती है, अन्य कोई राशि हो सकती है, को वो राशि जो जमा करवाई जाती है बैंक के अंदर, इस प्रकार के कर या ब्याज या अन्य अर्थदंड की राशि को हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के डेबिट पक्ष में लिखते हैं और लायबिलिटी रजिस्टर के या लायबिलिटी जो लेजर है उसके क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो ये ही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई। और इसके बाद में देखिए इसके अलावा जो है वो इसके डेबिट पक्ष में एक तो ये कर के भुगतान के हुआ, ब्याज और जुर्माना भी हो गया, और ये सब चीजें जो है चाहे ब्याज हो कर हो, इन सब चीजों को जो भी पेमेंट किया जाएगा वो किसी शीर्षक और उपशीर्षक में होगा। जैसे वो सीजीएसटी की राशि तो सीजीएसटी हेडिंग में आ जाएगी, आईजीएसटी आईजीएसटी हेडिंग में आ जाएगी, एसजीएसटी एसजीएसटी की हेडिंग में आ जाएगी। तो जिस हेडिंग की वो टैक्स लायबिलिटी है उस हेडिंग के अंतर्गत ही उसको डेबिट या क्रेडिट में, डेबिट के संबंध में अगर डेबिट के आइटम्स है अपन लेते हैं तो डेबिट में कर दिया जाएगा उस हेडिंग में, है ना। तो ये जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक जो है कैश लेजर की ये खासियत होती है। और ये भी अपन ने अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं ये बात कि भाई जितनी राशि से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट किया जाएगा उतनी ही सीमा से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को या लायबिलिटी लेजर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बात भी अपन अच्छी तरह से दिए जाते हैं। और ये बात लास्ट में अपने को समझनी है कि कुल मिलाकर के जितनी भी उसकी लायबिलिटी बनती है उसका निपटारा दो तरीके से होता है, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। तो ये आज के बारे में, ये भुगतान के संबंध में अपन ने काफी चीजें अपन ने देखी है। नेक्स्ट टाइम में अपन एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।